नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ जो वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी ये बड़ी खबर। आज फिर दोपहर 3 बजे से सर्वे शुरू होगा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर पहले भी नारेबाजी हुई थी और सर्वे टीम के पहुंचने पर जमकर हंगामा किया गया था, जमकर विरोध हुआ था। और आज फिर दोपहर 3 बजे जो खबर मिल पा रही है, सर्वे की शुरुआत होगी। जैसा कि कल भी टीम पहुंची थी सर्वे करने के लिए, लेकिन वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर अहम और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते कल भी खूब नारेबाजी हुई। तो वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में बीते कल सर्वे खत्म हुआ। सर्वे और वीडियोग्राफी का काम आज फिर दोपहर शुरू होगा। 3 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। जब यहां टीम पहुंची थी तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई थी। दरअसल जुम्मे की नमाज थी और इसीलिए जब टीम वहां सर्वे करने पहुंची तो लोग ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। हालांकि वो काफी वहां पर पुलिस बल मौजूद था। प्रशासन ने हालात को काबू कर लिया। लोगों ने बताया कि अक्सर जुम्मे की नमाज के लिए यहां ऐसी ही भीड़ होती है, मगर यहां रहने वाले लोगों ने भी बताया कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर भीड़ ज्यादा है। वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे और वीडियोग्राफी करने का आदेश दिया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और दूसरे देवताओं की स्थिति क्या है। हिंदू पक्षकारों का मानना है कि पहले यहां मंदिर हुआ करता था। दावा किया जा रहा है कि यहां बजरंग बली की मूर्ति है, साथ ही अंदर गणेश जी की भी मूर्ति है और इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि असली शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में छिपा है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि वो मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे और इस पर संत समिति का दावा है कि विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और सर्वे ने इनकी सच्चाई सभी के सामने लाई जा सकती है और इसीलिए सर्वे का विरोध लगातार किया जा रहा है। वाराणसी से हमारे संवाददाता राम सुंदर का रुख कर लेते हैं। तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी अभी तक की क्या जानकारी मिल पा रही है राम सुंदर आपको? आज सर्वे कब होगा? नेहा, आज भी सर्वे होना है क्योंकि कल जो सर्वे हुआ 6:30 बजे तक 3 बजे से शुरू 4 बजे शुरू हुआ। 3 बजे ये लोग की टीम अंदर गई है और 4 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ। चूंकि जो एक दूसरा पक्ष है वो सर्वे का विरोध कर रहा है और उसने तो पूरे कोर्ट कमिश्नर पर ही आरोप लगा दिया कि निष्पक्षता के साथ जांच नहीं कर रहे। उसके लिए वो बाकायदा आज संभवतः सिविल जज न्यायालय में वो अपना प्रार्थना पत्र भी कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ देंगे, क्योंकि जब वहां तक एक बार जब अंदर थाने के अंदर प्रवेश करने की कोशिश किया गया तो थोड़ा इन लोगों ने विरोध जरूर किया, क्योंकि वहां पे सारे मामले अब धीरे धीरे खुल रहे हैं। वहां पे कुछ जो कोर्ट कमिश्नर है उन्होंने जो बात बताई है उसमें यह है कि अंदर कुछ न कुछ मूर्तियां हैं, जो गणेश जी, विष्णु जी, इस तरह की मूर्तियों का भी मामला अभी आया है। क्योंकि अब सारे मामले खुल रहे हैं। अभी तक वो तहखाना पूरी तरह से बंद था और उस पर कोई किसी भी सिर्फ मुस्लिम लोग उसके ऊपर नमाज पढ़ते थे। तो यानी राम सुंदर ये माना जा सकता है जिस तरह से ये 5 महिलाएं जो याचिकाकर्ता जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी श्रृंगार गौरी को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, यानी कि कुछ ना कुछ सच्चाई वहां पर छुपी है जो सर्वे के बाद बाहर आ सकती है, जिसे लेकर ये हंगामा और प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सच बात सामने अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगी है। पूरी बात ऑफिशियली रूप से अभी कहना थोड़ा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट जब न्यायालय में जाएगी उस समय सब कुछ मामला एकदम स्पष्ट तौर से सामने आ जाएगा। इसीलिए बार बार जो ये दूसरा पक्ष यानी जो मुस्लिम पक्ष है, जो इंतजामिया कमेटी मस्जिद की है, वो विरोध कर रही है ताकि और मुस्लिम पक्ष कमिश्नर को भी बदलने की मांग पर अड़ा है। राम सुंदर जी, सवाल बात दो। कमिश्नर को भी बदलने की मांग पर अड़ा है मुस्लिम पक्ष। देखिए, वो तो उनका जो आरोप अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक वो कह रहे थे कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा और आज जो है वो मंदिर जो मस्जिद परिसर के अंदर जाने की बात है। कोर्ट कमिश्नर चूंकि कल समय कम था तो 6:45 बजे उन्होंने शाम, क्योंकि सूर्यास्त तक ही सर्वे करने का आदेश था, इसलिए सूर्यास्त के साथ ही वो सर्वे का काम समाप्त कर दिया गया था। लेकिन फिर आगे वो तारीख आज भी 3 बजे शुरू होगा और उसके बाद तक चलेगा। और आज पूरे कोर्ट कमिश्नर का कल जो कहना था कि आज हम लोग तहखाना खुलवा के और अंदर जाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक तौर से जो हमको चीजें मिली है उसमें जी, तो आज भी सर्वे होगा, आज भी वीडियोग्राफी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राम सुंदर इस तमाम जानकारी के लिए।
तो अब कह सकते हैं कि काशी के समाधान का समय आ चुका है। लेकिन देखना यह होगा कि जो विरोध किया जा रहा है उसके चलते ये सर्वे संपन्न हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आज सर्वे का दूसरा दिन है। आज फिर दोपहर 3 बजे से इस सर्वे की शुरुआत होगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार अड़ा हुआ है, नारेबाजी की जा रही है और कमिश्नर को बदलने की मांग भी उनकी तरफ से की जा रही है। बढ़ते हैं आगे। शुक्रवार को फुल फिल्मी ड्रामे जैसे हालात के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को देर रात आखिर राहत मिल ही गई है। बग्गा को देर रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट शमशेर त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया है। बता दें कि द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है और वहीं पर बग्गा की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले हैं। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ को बग्गा की सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोटें आई हैं। बीते कल पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसके बाद मोहाली जाते समय पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा रोक लिया गया। यहां पर बग्गा की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ की गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस टीम वहां पहुंची। करीब 7 घंटे का हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसके बाद वापस उन्हें दिल्ली लाया गया। गुरुग्राम में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी हुई। सच्चाई की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। ये अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई बग्गा ने लड़ी है और न्याय की जीत है। देखिए, वो चाहे कोई भी हरकत करे, बीजेपी कार्यकर्ता ना झुकने वाला है, ना रुकने वाला है, ना थकने वाला है और ना डरने वाला है। हम ये संघर्ष सड़कों पर लड़ेंगे और अगर केजरीवाल पर सवाल उठाने की सजा है तो ये सजा भी हम, ये गुनाह भी हम हर बार करें। पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, बग्गा मामले में अभी तक क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है? नेहा, देखिए, कल देर रात जो है वो बग्गा जो है वो अदालत के सामने पेश होने के बाद अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद जो है उनके समर्थकों की उनके घर के बाहर काफी भीड़ थी और जब वो घर पहुंचे तो समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनका स्वागत करने के लिए जो बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता भी उनके घर पर मौजूद थे, जिनमें आदेश गुप्ता भी शामिल थे। वहां पर जो है समर्थकों के बीच जो है बग्गा का जोरदार स्वागत किया गया और मिठाई खिलाकर जो है उनकी रिहाई का जश्न मनाया गया। अभी का ताजा अपडेट ये है कि तेजिंदर सिंह बग्गा जो है वो इस वक्त अपने घर में मौजूद है और कल कोर्ट में जो उनकी पेशी हुई थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पंजाब पुलिस के खिलाफ जो है अपहरण का मामला दर्ज किया था, तो उसी मामले में जो है उनको दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट के सामने पेश किया था। क्योंकि जो द्वारका कोर्ट थी वो देरी होने की वजह से बंद हो गई थी, तो उन्हें गुड़गांव में ही न्यायाधीश के आवास में जो है वो जज के सामने पेश किया गया था। वहां पर बग्गा ने बताया था कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जो है वो उनके साथ हुआ। साथ में कोर्ट में पेशी से पहले तेजिंदर बग्गा का जो है वो दिल्ली पुलिस ने मेडिकल कराया था, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई है कि बग्गा को जो है शोल्डर पर और बैक पर जो है वो चोटें आई है। और साथ में उन्होंने जज को ये भी बताया कि उनके साथ इस तरीके की घटना दोबारा हो सकती है, तो द्वारका कोर्ट ने ये दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि बग्गा को जो है वो सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ में उनको रिहाई का भी आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दे दिया गया था। फिलहाल बग्गा का जो ताजा बयान है वो सामने आ चुका है। अभी हम दर्शकों को वो बयान भी सुनाएंगे जो उन्होंने अभी सुबह सुबह मीडिया को दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इस घटना के बाद जो उनके हौसले हैं वो पहले से ज्यादा बुलंद है और वो और ज्यादा ताकत के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते रहेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो गुरु ग्रंथ की जो बेअदबी
का मामला था, उसमें जो आरोपी पुलिस वाले थे उनको जो है वो पंजाब पुलिस ने सजा देने की बजाय, उन पर कार्रवाई करने की बजाय उनको प्रमोशन दे दिया। तो और साथ में बग्गा ने एक बार फिर से ये मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उस बयान पर जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को माफी मांगनी होगी और वो अपनी ये लड़ाई जो है वो आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रात करीब 12 बजे गुरुग्राम में बग्गा की पेशी हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में ये सब निकलकर सामने आया कि उनकी पीठ पर कुछ चोट के निशान हैं और बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात कही गई है। वहीं महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासत तेज है और जिस तरह से राज ठाकरे की बयानबाजी बढ़ रही है, उसे देखते हुए मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। बीड की पराली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है। राज ठाकरे के खिलाफ ये दूसरा नॉन बेलेबल वारंट है। इससे पहले 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट भी ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है। ये नॉन बेलेबल वारंट साल 2008 के केस में जारी हुआ था और इसमें उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत ये केस दर्ज किया गया था। लाउड स्पीकर विवाद मामले में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की कभी भी अब गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे चर्चा में बने हुए हैं और उनसे जुड़ी अब ये अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर उनके खिलाफ एक बार फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। चलिए, इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। झांसी, ललितपुर और दतिया भी जाने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर थे बीते कल और आज वो झांसी दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो खुद पहुंचेंगे, विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। झांसी के साथ साथ ललितपुर और दतिया भी जाएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर हैं, जहां पर वो विकास, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ललितपुर जाने का भी उनका कार्यक्रम है। जो इस तरह से हमने देखा बीते दिनों ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर पुलिस वालों और एसएचओ पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तो हो सकता है कि वो उनसे भी मुलाकात करें, उनसे भी मिलने जाएं और इस मामले पर पूरी तरह से सियासत भी देखने को मिली थी। अखिलेश यादव ने खूब बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी और सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की थी। तो आज झांसी दौरे पर है योगी आदित्यनाथ, जहां पर वो ललितपुर भी जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आज झांसी दौरे पर है योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ खास और अहम इस दौरे में रहने वाला है? बिल्कुल नेहा जी, बताना चाहूंगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को यानी आज झांसी आएंगे और वह यहां मंडल के विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। उसके बाद योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। रात्रि विश्राम झांसी में ही करेंगे। अगले दिन रविवार को वह दतिया और ललितपुर जाएंगे, जहां पर अभी एक रेप का मामला आया था, जहां पर काफी विवादों में था। तो कहीं ना कहीं वहां भी जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आज 3:50 पर झांसी पहुंचेंगे। पुलिस लाइन के हेलीपैड से वह सीधा आयुक्त सभागार जाएंगे। यहाँ शाम 4 से 4:30 के बीच जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। 4:30 से 5 बजे तक वह मंडल विकास कार्य व कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच वह 6:30 बजे विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पानी वाली धर्मशाला, कोतवाली या नवाबाद थाने का निरीक्षण भी कर सकते हैं। इसे लेकर शुक्रवार को तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया था। वहीं मुख्यमंत्री शाम को
किले के भीतर लाइट एंड साउंड को देखने भी जा सकते हैं। सीएम रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। अगले दिन रविवार को सुबह 8 बजे वह पुलिस लाइन के हेलीपैड से दतिया के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर मां पीताम्बरा पीठ जाकर पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में सीएम तकरीबन 20 मिनट तक रुकेंगे। उसके बाद वह चिरगांव के गुलारा में सुबह 9:30 बजे पहुंचेंगे। ग्राम समूह में पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद सीएम ललितपुर के लिए रवाना होंगे। ललितपुर के कचनौदा बांध के पास बनाए गए हेलीपैड पर सीएम का आगमन सुबह 10:05 होगा। जहां जल जीवन मिशन योजना का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। 10:45 से 11:15 के बीच वह जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे। इसके बाद विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 12:15 पर वह मुरारी बाबू की कथा में शामिल होंगे। यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद वह लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और वहां पर ललितपुर में जो भी खामियां देखने को मिल रही थी, जो भी शिकायतें आ रही थी, उनको पूरी तरह से जांचेंगे परखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री दौरे के मद्देनजर शुक्रवार को प्रशासनिक अमला दिन भर तैयारियों में जुटा हुआ रहा और सड़कों पर चमकाया। तो यानी नितिन कह सकते हैं कि कई मायनों में योगी आदित्यनाथ का ये दौरा अहम और खास रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर हैं, जहां पर विकास कानून व्यवस्था की वो खुद समीक्षा करने वाले हैं। और रुक करेंगे एक और बड़ी और अहम खबर का। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 5 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय में वो शिरकत करेंगे और जेपी नड्डा ही इस उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन भी करेंगे। बताया जा रहा है कि ये उत्कर्ष महोत्सव 3 दिन तक चलेगा। तो 3 दिन तक चलेगा ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। दिल्ली से ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उत्कर्ष महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन तक ये महोत्सव चलेगा, जहां पर खुद जेपी नड्डा पहुंचकर उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते आगे अगली खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहाड़ी जो रास्ते हैं वहां पर चलने के समय में बदलाव किया गया है। ये निर्णय शुक्रवार को प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसकी जानकारी उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने दी। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की सुविधा का भी जायजा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी सड़कों पर चलने के समय में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पहले पहाड़ी सड़कों पर रात 8 बजे के बाद वाहन चलाना सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधित था, लेकिन अब इसे रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पहाड़ियों में अब सुबह 4 बजे से ही यात्रा करने की अनुमति होगी। वहीं यात्री रात 10 बजे तक वाहनों से पहाड़ियों में चल सकेंगे, यानी करीब 2 घंटे की छूट दी गई है। बढ़ते आगे, आजादी के बाद से श्रीलंका इस वक्त सबसे बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहा है और कह सकते हैं कि आपातकाल की स्थिति में यह पहुंच चुका है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात से आपातकाल लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल लगाया गया था।
तब 4 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इस समय श्रीलंका सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रपति रहते हुए उनकी तरफ से अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिगड़ते हालात के बीच श्रीलंका में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे हैं। जो आरोप राष्ट्रपति पर लग रहे हैं उनका मुख्य कारण है श्रीलंका की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई। और वहीं दुनिया भर में कोरोना महामारी से जंग अभी भी जारी है और इसी बीच यह खबर चीन से सामने आ रही है, जहां पर कई शहरों में हालात सामान्य न होने की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश की जीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के कई लोगों ने पिछले 5 हफ्तों में खाने की गंभीर कमी और मेडिकल देखभाल तक पहुंच में कमी को लेकर अपना गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब ऐसे में गुरुवार को शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप पोलित ब्यूरो स्थायी समिति ने जीरो कोविड पॉलिसी का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही महामारी की रोकथाम नीतियों को लेकर संदेह करना या इंकार करने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ सख्ती से एक्शन की बात कही गई। चीन के स्टेट मीडिया के मुताबिक ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ने बैठक में गंभीरता से और अहम भाषण दिया और कोविड के खिलाफ चीन की लड़ाई के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की है। शंघाई में सख्ती से लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक तौर पर हंगामा और प्रदर्शन हुआ था। और इसी बीच सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 5 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। 7 PCS अफसरों का भी ट्रांसफर हुआ है। शशांक त्रिपाठी और ईशान प्रताप मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बने हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। गौरव कुमार को गोंडा CDO की जिम्मेदारी मिली है। अनुभव सिंह CDO श्रावस्ती बनाए गए हैं और साथ ही साथ अन्नपूर्णा गर्ग को अपर प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। नितिन हमारे संवाददाता इस पर हैं, पूरी अपडेट उनसे लेंगे। नितिन, एक बार फिर यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। बिल्कुल नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि 5 IAS के अलावा 7 PCS के भी तबादले हुए हैं। वहीं आपको बताना होगा 5 IAS जो शशांक त्रिपाठी मुख्य विकास अधिकारी गोंडा पहले थे, तो अब वो विशेष सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संभालेंगे। वहीं ईशान प्रताप सिंह मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती थे, जो विशेष सचिव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कार्यभार संभालेंगे। वहीं गौरव कुमार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आजमगढ़ थे, मुख्य विकास अधिकारी गोंडा की सेवा ये देंगे। वहीं श्री अनुभव सिंह ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बागपत थे, मुख्य विकास अधिकारी श्रावस्ती की सेवा देंगे। सुश्री अन्नपूर्णा गर्ग प्रतीक्षारत भी हैं, अभी प्रतीक्षा में रखा गया है, मगर अपर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश सड़क राज्य परिवहन निगम के लिए इनको सेवा देने की बात कही गई है। वहीं विश्व भूषण मिश्रा प्रभारी जो PCS के अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इधर अपर आयुक्त वाराणसी मंडल में भेजा गया है। सुशील प्रताप सिंह अपर जिला अधिकारी हैं, इनको प्रभारी निदेशक प्रशासन नागरिक उद्यम निदेशक लखनऊ के लिए भेजा गया। अजित कुमार सिंह सहायक राज्य संपत्ति अधिकारी शासन लखनऊ को अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सौंपा गया। राकेश सिंह अपर जिलाधिकारी को मुख्य राजस्व अधिकारी प्रतापगढ़ के लिए भेजा गया। सहदेव कुमार मिश्रा विशेष कार्यकारी राजस्व परिषद को अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व भेजा गया है। वहीं आशुतोष मोहन अग्निहोत्री सचिव उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को विशेष सचिव मुख्यमंत्री और शासन भेजा गया है। अमरीश सक्सेना संयुक्त निर्वाचन अधिकारी को सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजा गया। तो कुल मिलाकर ये कहा यानी नितिन कहा जा सकता है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए आपका। 5 IAS अफसरों का तबादला उत्तर प्रदेश में किया गया है, तो सूरत हाल बदलने की कोशिश पूरी तरह से किसी भी तरह अपराध बढ़ ना पाए, तैयारी पूरी है उत्तर प्रदेश सरकार की। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।